हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुश क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लखा बुआ, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये पार्ट जो है DU सोल, इग्नू, MJP रोहिलखंड, VHU इलाहाबाद, DU सभी के जो है सिलेबस में काम आएगा, सभी के विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पाठ की समीक्षा और इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पाठ में क्या है, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आइए बिना देरी के चलते हैं सीधे लेखक परिचय पर। दोस्तों, लेखक का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी है और आप देख सकते हैं इनकी इमेज जो है यहाँ पे दी गई है। और दोस्तों, आगे चलते हैं, इनका परिचय पढ़ते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला, अब सिद्धार्थनगर इसका नाम हो गया है, पहले बस्ती था, के बिस्कोहर गाँव में हुआ था। शिक्षा पहले गांव में हुई, इसके बाद फिर बलरामपुर कस्बे में उच्च शिक्षा कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से इन्होंने जो है अपनी उच्च शिक्षा ली। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से PhD की डिग्री प्राप्त करी। इसके बाद दोस्तों 15 नवंबर 1958 को देव सिंह बिष्ट महाविद्यालय नैनीताल में अध्यापक नियुक्त हुए। और फिर इन्होंने क्या किया, 8 अक्टूबर 1959 को करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति हो गई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में अध्यापन, यानी कि साउथ कैंपस में जो है अध्यापन शुरू किया इन्होंने। इसके बाद 15 फरवरी 1996 को 65 वर्ष पूरे होने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। दोस्तों, आइए अब पाठ के बारे में पढ़ते हैं, पाठ में क्या है। तो लखा बुआ लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित स्मृति आख्यान नंगा तलाई का गाँव में संकलित 10 अध्यायों में से एक अध्याय है। लखा बुआ लेखक के गांव बिस्कोहर की एक बेटी है, जिसका सजीव चित्रण इस अध्याय में विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने किया। यानी कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी के गांव की लखा बुआ जो है एक बेटी हैं, उन्हीं की जो है चित्रण इसमें उन्होंने किया है, उनके बारे में जो है लिखा है। स्मृति आख्यान शैली में रचित इस कहानी में संस्मरण और आत्मकथा के तत्व भी सहज रूप से गुथे हुए हैं। स्मृति आख्यान शैली में लिखा हुआ है। दोस्तों, स्मृति आख्यान में जो है संस्मरण और आत्मकथा की दोनों तरह के जो है मिश्रण आपको देखने को मिलेंगे, दोनों की ही विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, उसको हम कहते हैं स्मृति आख्यान। उसी शैली में इन्होंने जो है ये पाठ लिखा है। इसमें एक सामान्य कथा के माध्यम से लेखक ने असामान्य प्रभाव छोड़ने की कोशिश की है। यानी कि एक सामान्य कथा, सामान्य कहानी लिखी है, लेकिन इसके माध्यम से जो है असामान्य प्रभाव छोड़ने की कोशिश की है लेखक ने, क्योंकि जिस तरह से उनकी रचना की गई है बहुत ही प्रभावित करने वाली है। दोस्तों, स्मृति आख्यान की ये विशेषता है कि इसका मुख्य नायक या मुख्य पात्र लेखक का आत्मीय होता है। यानी कि स्मृति आख्यान में जब भी हम लिखते हैं तो उसकी एक विशेषता होती है, जिसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि जो हमारा लीडिंग रोल में, यानी कि मुख्य नायक, मुख्य नायिका है, जो मुख्य पात्र है, वह लेखक का आत्मीय होता है। यानी कि लेखक का सगा संबंधी कोई ना कोई होता है। हालांकि लखा बुआ इसमें सगे संबंधी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गांव की हैं, तो गांव में जो है सब लोग एक दूसरे को अपना ही मानते हैं, तो वो अपने ही जैसे हैं। यद्यपि लखा बुआ सीधे तौर पर लेखक की बुआ नहीं है, ना ही वह लेखक की सजाती है, ना ही वो लेखक की जाति की है, तथापि लेखक ने उनका जिस रूप में चित्रण किया है वह ग्राम्य जीवन के सहज आत्मीय संबंध को ही दर्शाता है। यानी कि गाँव में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, तो सब अपनापन सब में रहता है, तो इसलिए उन्होंने जो है आत्मीय के रूप में इनको लिखा है। गांव में कोई भी पराया है, बल्कि सब अपना ही लगता है, क्योंकि गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। शहर की तरह नहीं है कि किसी से किसी को मतलब नहीं है कोई। दोस्तों, गांव में सभी लोग अपने ही होते हैं, इसीलिए उन्होंने जो है आत्मीय मानकर ही लखा बुआ को ये जो है रचना की है। यह भावबोध लखा बुआ के संदर्भ में लेखक ने भी जागृत किया है। सेम ही आत्मीयता जो है लेखक ने लखा बुआ के संदर्भ में जागृत की है। इसमें लेखक ने अपने गाँव बिस्कोहर की एक कहारिन स्त्री की संघर्ष गाथा का बखान किया है। लेखक ने लखा बुआ को जैसे पाया वैसे ही चित्रित किया है, यानी कि एज इट इज़, जिस तरह की उनकी विशेषताएं हैं, जो उनके जीवन में जो घट रहा है, सेम चीज़ों को दर्शाया है, ना कि कोई बदलाव किया है। बहुत से लेखक होते हैं बढ़ा चढ़ा के या फिर बदलाव करके अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यद्यपि कई बार जगह लखा बुआ का चरित्र चित्रण यद्यपि कई जगह लखा बुआ का चरित्र चित्रण बुआ शब्दावली से सुसंगत नहीं लगता, पर लेखक ने इनमें कोई लाग लपेट नहीं किया। यानी कि लेखक ने जो है एज इट इज़ लिखा है, कोई भी अपनी तरफ से लाग लपेट नहीं किया है। जैसी लखा बुआ हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार है, जैसे जो भी है, उन्होंने उसी तरह से लिखा है। लखा बुआ पच्छे टोले की नगर वधू थी, यानी कि जो दूसरा जो मोहल्ला था वहाँ की जो है नगर वधू थी। सच्ची
बात यह है कि यहाँ पान खाने कोई नहीं आता। बिस्कोहर में प्रचलित गीत की एक पंक्ति थी, लेना न देना जरा तो देख लेना। ये जो है बिस्कोहर में एक संगीत की जो है प्रचलित पंक्ति थी। यह लखा बुआ पुराने दिलगीरों को ना ही कह पाती थी, ना नहीं कह पाती थी। यानी कि लखा बुआ जो है पुराने जो दिलगीर लोग हैं उनको ना नहीं कह पाती थी। ऐसी भाषा कोई भी बुआ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता है, किंतु लेखक ने किया है। यानी कि इस तरह की भाषा का कोई भी इस्तेमाल अपनी बुआ की तरह, बुआ के लिए या फिर जिनसे वो बुआ कहता है, नहीं कर सकता है, लेकिन लेखक ने एज इट इज़ लिखा है। तो इसके पीछे उनके यथार्थ चित्रण का आग्रह ही प्रबल है। यानी कि यथार्थ, जो भी यथार्थ है, जो सच्चाई है, वह जो है उसका चित्रण करना ही उनका जो है प्रमुख जो है मोटिव है लेखक का। लेखक ने बेबाकी से जो वास्तविक चरित्र है उसके वर्णन में कोताही नहीं की है। यानी कि जो वास्तविक चरित्र है लखा बुआ का वही वर्णन किया, उसमें कोई भी कमी नहीं रखी है, जो कि स्मृति आख्यान की प्राथमिक शर्त है। स्मृति आख्यान में वही लिखा जाता है जो दिखता है हमें, जो सच्चाई होती है। अब इसकी एक और विशेषता है संवेदनशीलता। स्मृति आख्यान समेत किसी भी रचना का प्रमुख घटक माना जाता है। इसके अभाव में कोई भी लेखक अपनी रचना से न्याय नहीं कर सकता। इसका स्पष्ट कारण यह है कि एक संवेदनशील रचनाकारी अपने पात्र के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकता है। यानी कि एक संवेदनशील रचनाकारी अपने पात्र के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकता है। यानी कि जब स्मृति आख्यान हम लिखते हैं तो उसमें कोई अगर संवेदनशील रचनाकार है तो वही जो है आत्मीयता बना सकता है अपने पात्र से, फिर चाहे वह पात्र कोई दूसरा ही क्यों ना, उसका आत्मीय ना होकर। दोस्तों आगे चलते हैं। आत्मानुभूति एवं भावों के तीव्र प्रवाह के कारण ही वह स्मृति के केंद्रीय विषय या पात्र से तादात्म्य स्थापित कर पाता है। यह संवेदनशीलता वहाँ और भी प्रगाढ़ हो जाती है जब पात्र अत्यंत असहाय और लाचार हो। यानी कि जब पात्र की लाचारता और असहायता दिखती है, यानी कि जब पात्र जो है असहाय दिखता है, लाचार दिखता है, मजबूर दिखता है किसी परेशानी को लेकर, तब जो है ये संवेदनशीलता जो है लेखक की और भी प्रगाढ़ रूप से दिखती है। यानी कि वह किस तरह से पात्र के बारे में फील कर रहा है, क्या वह पात्र की परेशानी को समझ पा रहा है, तो उस चीज़ का चरित्र चित्रण वह उसी प्रकार से करेगा जिस प्रकार से उसने उसकी परेशानी को स्वयं से जोड़कर या समझकर परखा होगा। जब इनसे रचनाकार का संबंध आत्मीय होता है तो संवेदना का गहन होना भी स्वाभाविक है। लेखक ने लखा बुआ नामक प्रस्तुत पाठ में अपनी अतिशय संवेदनशीलता को दर्शाया है। यानी कि स्वयं की जो लेखक ने जो ये स्मृति आख्यान लिखा है उसमें जो है उसकी स्वयं की आत्मीय संवेदनशीलता जो है मुख्य रूप से दिखती है, उसका दर्शन हमें करने को मिलता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दिल से अच्छा होगा तो वो दूसरों की अच्छाई और बुराई दोनों सही तरीके से परख पाएगा। अगर वो अच्छा नहीं है तो वो उसको सिर्फ बुराइयां दूसरे की दिखेंगी। तो जब गौरी शंकर महाराज ने मार खाने और समाज निंदा के उपरांत भी लखा को नहीं छोड़ने की बात कही तो विश्वनाथ को गौरी शंकर महाराज बहुत अच्छे लगे थे। यह लखा के प्रति लेखक की संवेदनशीलता का ही प्रमाण है। इसके अलावे जब तेलिन को भरे पंचायत में कोड़े मारे जा रहे थे तो वहाँ लेखक ने उसकी तुलना अबोध बकरी से की है जिसे जबरन मार दिया जाता है। यानी कि जो सच्ची घटनाएं हैं उनका जो है वर्णन किया है। यहाँ पर अगर ये पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। हम मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। उदाहरण देखिए, भिगोए हुए वनकस की मार खाती हुई चुपचाप तेलिन गर्दन रेती जाती हुई बकरी थी। यानी कि जो तेलिन की मार हो रही थी वह एकदम जब गर्दन रेती आती जिस बकरी की, उस तरह से जो है इनका चित्रण किया गया है, प्रदर्शन किया है। लेकिन यह तब एकांगी मालूम पड़ता है जब लेखक गौरी शंकर महाराज की वास्तविक पत्नी को भूल जाते हैं या फिर जब लखा के रूप में लावण्य का चित्रण बुआ की तरह नहीं बल्कि एक धंधोली वैश्या स्त्री की भांति करते हैं। ये कैसी संवेदनशीलता है जो एक और गौरी शंकर के बसे बसाए घर के उजड़ जाने पर भी चुप है, लेकिन पर पुरुष या पर स्त्री गमन पर आनंद अनुभव करता है। इसमें अनेक शादियां करके भी ससुराल ना जाकर गांव के ही एक विवाहित पुरुष के साथ बैठ जाने वाली लखा बुआ के प्रति सहानुभूति है। यानी कि लेखक जो है लखा बुआ जो है जो विवाहित होकर भी अपने ससुराल नहीं जाती हैं और अपने गांव के ही एक पुरुष के साथ बैठ जाती हैं, उसके साथ जो है उसी के साथ सहमत हो जाती हैं। तो इस चीज़ का चरित्र चित्रण जो है सहानुभूति के साथ लेखक ने किया है। किंतु गौरी शंकर की पत्नी के दुख के प्रति कोई आंसू नहीं है। यहाँ लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी की संवेदनशीलता एकांगी और खोखली जान पड़ती है।
हमें समझना होगा कि उन्मुक्त व्यभिचार और पतिव्रत्य के संस्कार में वही अंतर है जो शरीर और आत्मा में है। यानी कि हमें यह समझना पड़ेगा कि पतिव्रता और व्यभिचार का जो संबंध, जो उसमें जो दोनों में अंतर है, वही अंतर जो है हमारे शरीर और आत्मा में है। अतः कोई भी कथा जो पारिवारिक संस्कार की कीमत पर उन्मुक्त प्रेमाचार या व्यभिचार को बढ़ावा दे, उसकी आलोचना भी आवश्यक है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो परिवार के खिलाफ हो तो उसकी आलोचना भी आवश्यक है। जो परिवार के मूल्यों के खिलाफ हो, जो समाज के मूल्यों के खिलाफ हो, वो चीज़ करना जो है अनावश्यक चीज़ है। व्यक्तिगता संस्मरण की तरह स्मृति, यानी कि इसकी एक और विशेषता है, संस्मरण की तरह स्मृति इस रचना में जान पड़ती है। आख्यान का भी एक प्रमुख बिंदु माना जा सकता है। व्यक्तिगता संस्मरण की स्मृति जो है की तरह स्मृति करना जो है आख्यान का भी एक प्रमुख बिंदु माना जा सकता है। स्मृति आख्यान में रचनाकार अपनी निजी स्मृतियों और अनुभवों को सहज रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि जो रचनाकार है वह जिस तरह से पात्र को जो है इसमें प्रेजेंट करता है, तो उसने जो ऑब्जर्व किया होता है, जो उसने देखा होता है स्वयं से, तो उन्हीं घटनाओं को जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित करता है। अपने मन मस्तिष्क में उमड़ने वाली स्मृतियों को शब्दांकित करता है। अपने हिसाब से शब्दों का चयन करके वह लिखता है। यह विधा सहज रूप में स्मृति आधारित सर्वाधिक प्रिय पात्र या घटना या विषय को स्मरण रूप में अंकित करती चलती है। इसके साथ ही इन स्मृतियों को अंकित करते हुए रचनाकार स्वयं भी अंकित होता चला जाता है। यानी कि रचनाकार जिस तरह से जिन विशेषताओं को लिखता है अपने शब्दों में, जिस तरह से वो चीज़ों को उकेरता है, तो इस चीज़ से क्या होता है, रचनाकार की जो है अपनी जो है उसकी विशेषताएं, अपनी उसकी आत्मीयता, अपनी जो है उसकी जो वो किस तरह का रचनाकार है, यह सब उसमें जो है दिखता है, यह भी अंकित होता चला जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्मृति आख्यान में रचनाकार की उपस्थिति संपूर्णता में होती है, लेकिन वह इसमें उत्तम पुरुष के रूप में नहीं बल्कि अन्य पुरुष के रूप में मौजूद रहता है। यानी कि जो पात्र है उसके रूप में तो मौजूद नहीं रहता है, लेकिन एक्सप्लेनर के रूप में मौजूद रहता है, यानी कि एक नरेटर के रूप में मौजूद रहता है। लखा बुआ में भी विश्वनाथ, जो कि स्वयं लेखक हैं, संपूर्ण घटना का साक्षी है। कहीं कहीं वह सुनी सुनाई कथा भी कहता है, पर अधिकांश में वह स्वयं उपस्थित है। वही इस कथा का सूत्रधार है। लखा बुआ से वह अनवरत संपर्क में है। यानी कि लेखक ने स्वयं अपनी आंखों से जो जो देखा है, लखा बुआ के संपर्क में आके जो जो ऑब्जर्व किया है, उन चीज़ों को वह स्वयं लिखते हैं। इसी कारण विवेच्य पाठ में लखा बुआ के साथ विश्वनाथ की उपस्थिति भी हम पूरे पाठ में पाते हैं। यानी कि लेखक जो है कहीं ना कहीं पात्र के साथ रहता है, क्योंकि वह पात्र को पढ़ रहा होता है, उसको अंकित कर रहा होता है, अपनी रचना में उकेर रहा होता है। तो यह माना जाता है कि पात्र के साथ जो है हर समय रचना में रचनाकार रहता है मौजूद। उदाहरणार्थ इसकी एक और विशेषता है, विश्वनाथ तख्त पर बैठे थे। लखा बुआ रोते हुए बोली, देखो विश्वनाथ बाबू, महाराजबा ने मारा है ना बुआ, महाराज तुमको नहीं मारेंगे। बाबू ऊ दिन गबास ई दाढ़ी जार ने मार मार कर पीठ सुजा दी है मेरी। इस प्रसंग द्वारा स्पष्टता से यह समझा जा सकता है कि यहाँ लखा बुआ के साथ सहसा लेखक की उपस्थिति बनी रहती है। यानी कि ये उदाहरण दिया है कि हम किस तरह से जान सकते हैं लेखक की जो है उपस्थिति लखा बुआ के साथ बनी रहती है। तो दृष्टि की सूक्ष्मता भी स्मृति आख्यान का एक प्रमुख घटक है। बेशक इसमें कथा स्मृति आधारित होती है, किंतु लेखक इसमें सूक्ष्म दृष्टि के सारे मनमोहन भाव सृजन में सफल होता है। यानी कि जो दृष्टि की सूक्ष्मता है, हम किस तरह से कितनी बारीक चीज़ों को हम जो है देखते हैं, उनको समझते हैं और उसको किस तरह से उकेरते हैं अपनी रचना में, यह भी एक मुख्य भाव सृजन में इसकी जो है मुख्य भाव के सृजन में सफलता का कारण होता है। तो इसलिए जो है लेखक जो है बहुत ही मार्मिक अगर वो चित्रण करते हैं, बहुत ही सटीक चित्रण करते हैं, तो उनकी जो है आत्मीयता इसमें प्रकट होती है। चूँकि इसमें रचनाकार स्वयं उपस्थित होता है, इसलिए वह अपने केंद्रीय पात्र की हर एक क्रियाकलाप का साक्षी होता है। क्योंकि हम जानते हैं रचनाकार जो है स्वयं उपस्थित होता है घटना में, इसलिए वह अपने पात्र की जो हर एक क्रियाकलाप का साक्षी होता है, यानी कि उसने जो अपनी आंखों के सामने से देखा होता है, उसका गवाह होता है। जिस रचनाकार की दृष्टि जितनी सूक्ष्म होगी वह उतनी ही संवेदनशीलता से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त देता है। यानी कि जो रचनाकार जितनी गहराई से चीज़ों को देखेगा, उसी तरह से उतनी गहराई से ही वह इन चीज़ों को अपनी भावनाओं में लिख पाएगा। हम यह भी कह सकते हैं कि जो जितना संवेदनशील होता है उसकी दृष्टि उतनी ही सूक्ष्म होती है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लखा बुआ नामक इस स्मृति आख्यान में लखा बुआ का रूप और चरित्र चित्रण बड़ी ही सूक्ष्मता से उकेरा है।
आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सच्चाई, मार्मिकता, यथार्थवाद सभी का प्रयोग किया है, सभी को जो है सभी चीज़ों को बिंदु बनाकर इस जो है आख्यान को रचा है। एक उदाहरण देखिए, लखा बुआ सांवली लमचर नाक नक्श तीखे, उम्र 25 की रही होगी। लखा बुआ शीर्षक पाठ में अवधी भाषा का भी बहुधा प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें अब इसकी जो है भाषा शैली के बारे में बात हो रही है। इसमें जहाँ कहीं भी लखा बुआ का बिस्कोहर के ग्रामीण का संवाद है वह अवधी बोली में है। इससे पात्र की सजीवता को तो प्रमाणित होती ही है, साथ ही वह भाव के अनुरूप भाषा बहन करने की त्रिपाठी जी की ताकत का भी पता देता है। यानी कि हर जगह पर अवधी शब्दों का प्रयोग हुआ है और जो ग्रामीण जो संवाद है वह भी अवधी बोली में। ये पात्र अवधी बोली के वजह से ही जो पात्र जो है सजीव होते मालूम होते हैं। निरा अवधि में बोले गए लखा बुआ का यह शब्द चित्र देखिए जो सहज ही पाठकों का मन मोह लेती है। हम ई कुलच्छिन को कितना समझाई कि महाराजबा के पीछे मत बौराओ, यानी कि ये पूरी अवधि दी गई है। लेकिन ई न मानिस, हाय बाबू अब हम का करें। लखा बुआ बोली, अम्मा तुम चुप रहो, ऊ सब आशिकी मासिकी का मामला है, तू का जानो, बाबू सब जानते हैं। इसके अलावा निपट अवधि के कुछ ऐसे शब्द इसमें प्रयुक्त हैं जो अर्थ रूप में विलक्षण हैं, जैसे घटियाही, बनकस, लमच्छर, जहुआ आदि। दोस्तों इन विशेषताओं को आपको बहुत ही याद रखना है और अपने परीक्षा में जो है आप जो है इसको एज ए एग्जाम्पल, एज ए उदाहरण के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको जो है बहुत ही बढ़िया नंबर मिलेंगे, बहुत ही अच्छे आप मार्क्स गेन करेंगे। ध्यातव्य है कि इस प्रकार का भाषा प्रयोग पात्रों की जीवंतता को दर्शाने के लिए, ना कि उसे ऊंच या नीच साबित करने के लिए है। यानी कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है जो घटना है उसको जीवित करने के लिए, पात्रों में एक तरह से जीवन देने के लिए जो है इन चीज़ों का, इस भाषा का प्रयोग जो है किया जा रहा है, ना कि उसको ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए। यह भावों के अनुरूप भाषा के अवतरण का एक उदाहरण है जिसका यथोचित प्रयोग त्रिपाठी जी ने समुचित स्थानों पर किया है। यद्यपि नंगा तलई का गांव या लखा बुआ में अवधि का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन वह ठेठ अवधि के देसी ठाट वाले मर्म को नहीं छू सका। यानी कि ठेठ देहाती का वर्णन नहीं है, पूर्णतः अवधि जो है उसका जो है प्रयोग किया गया है। इसमें अवधि का प्रयोग खड़ी बोली हिंदी का पुट लिए हुए आई है, ना कि ठेठ रूप में। यानी कि अवधि पूर्णता नहीं आई है ठेठ रूप में, जैसे गाँव की भाषा होती है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं लेकिन गाँव में जो है ठेठ कतई देहाती बोलते हैं, तो उस तरह का नहीं है। अवधि का प्रयोग है खड़ी बोली के मिक्सचर के साथ, मिश्रण के साथ। फिर भी त्रिपाठी जी ने यथासंभव ठेठपन निभाने का प्रयास किया, यानी कि उन्होंने फिर भी कुछ ठेठपन निभाने का प्रयास किया। अब इस पाठ के निष्कर्ष पर हम चलते हैं। आप जो एग्जाम में आंसर लिखेंगे वो पॉइंट्स में लिखेंगे, विशेषताएं जो हैं, और लास्ट में जो है निष्कर्ष भी देंगे। मतलब कि पैराग्राफ में लिखेंगे लेकिन कुछ जैसे हेडिंग रूप में बिंदु देंगे और उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी का नंगा तलई का गांव लखा बुआ नामक स्मृति आख्यान पाठकों को सुदूर देहाती की सुगंध से सुवासित करता है। यानी कि लखा बुआ का जो पाठ है ये पूर्णतः जो है देहाती जीवन है उसका वर्णन करता है, उसकी कहीं ना कहीं सुगंध इसमें मिलती है। यहाँ नंगा तलाई का शाब्दिक अर्थ नंगे पर्वत की तलहटी संभव से संभव है, लेकिन वास्तविकता रूप में नंगा तलई विश्वनाथ यानी लेखक स्वयं है। यानी कि नंगा तलई का जो शाब्दिक अर्थ है वह नंगे पर्वत, इसका जो मूल अर्थ होता है अगर हम शब्द अर्थ के रूप में देखें तो वह होता है उसकी तलहटी से होता है, लेकिन वास्तविक रूप में जो है नंगा तलई विश्वनाथ यानी लेखक स्वयं ही है। उनका यह स्मृति आख्यान पाठकों के मन पर विशेष प्रभाव छोड़ने में सफल है। यानी कि उनका ये जो आख्यान है वह पाठकों में विशेष प्रभाव छोड़ने में सफल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लखा बुआ में उन्होंने ग्रामीण जीवन में एक गरीब स्त्री की दशा दिशा और गांव में जातिवाद का दंश झेलती स्त्रियों का मार्मिक चित्रण किया। यानी कि गांव में किस तरह से महिलाओं को तमाम दशा दिशा या जाति भेदभाव या स्त्री के प्रति भेदभाव या स्त्रियों के प्रति लोगों की भावनाएं, वो सब किस तरह से स्त्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उस चीज़ का मार्मिक चित्रण जो है किया है। प्रेम जाति वर्ण और समाज के बंधनों से मुक्त होता है। इसमें बताया गया है कि प्रेम जो है वह जाति वर्ण और समाज के बंधनों से मुक्त होता है। यानी कि प्रेम में जो है जाति वर्ण और समाज ये बंधन नहीं देखे जाते। लखा बुआ गौरी शंकर या तेलिन के मामले में त्रिपाठी जी ने यह दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं कहीं उनका यह प्रयास व्यभिचार के महिमा मंडन की सीमा तक चला जाता है, यह विस्मित करता है। यानी कि उन्होंने कोशिश तो की है इस चीज़ को उकेरने की, इस चीज़ को छापने की अपनी रचना में, लेकिन यह प्रयास जो है कहीं ना कहीं महिमा मंडन की सीमा तक चला जाता है, यानी कि इस चीज़ को खंडित भी करता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है प्रखर कुशवाहा ऑफिशियल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।